everyone. How are you all? So today we are going to discuss of third November static quiz question. Third November के तो there is nothing to for active record because I am making this video after a long gap. I would say it has been many days. I haven't made any video, so please excuse me for this uh, irresponsible behavior. However, no one is watching that. I think there is no responsibility to put all videos on one day. But still, I should be at least I should respect the time I got. So there was I don't think I was busy. What I can say. So let's leave it and let's move to the question and let's discuss them. Number one, what they are asking, consider the following statement regarding international. देख लो इंटरनेशनल वर्ड आ गया है और जहाँ पे इस तरह के वर्ड्स होते हैं मैं मुझे नहीं पता था सिविल सर ने बताया था इंटरनेशनल जैसे वर्ड होते हैं वहाँ पे क्या होता है बेसिकली ये एनजीओ टाइप होती है चीजें मोस्टली एनजीओ होती है एक्सेप्शन तो कहीं भी हो सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर पहली बार ऑप्शन नंबर वन इट्स मेन एम इज टू मोबिलाइज द पब्लिक in support for nature conservation. Number one, it was involved in establishing the worldwide fund for the nature. Number two, and it has observer and consultative status at the United Nations. How many of the above statements are correct? However, देखो, maybe we have read all these things, but it's not an easy thing or it's to retain all the information. So right now I am not able to recall the things which I have already learned. But if you know, please mention in the comment box. If you know the answer, the comment box is open here. So let me move to the next question because I would like to not give I would like to choose not an option. Okay, two is here. It's also regard IUCN about the IUCN. So what they are asking IUCN रेड लिस्ट के बारे में ये पूछ रहे हैं अगर हम बिना ऑप्शन देके एक चीज रिकॉल करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं जैसे कि हम कुछ कैटेगरीज में चीजों को डिवाइड करते हैं जैसे एक्सट्रीट कैटेगरी है जिसमें जो चीजें बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं इसके अलावा जब हम एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं वनरेबल कैटेगरी हो गई इसके अलावा ओके आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कौन-कौन सी कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट कैटेगरी होती है इसके अलावा इसके जस्ट नीचे ओह सीरियसली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल उसके बिलो दैट देयर इज द वनरेबल उसके लिस्ट कंसर्न होती है ओके सो लेट्स मी मूव रीड द ऑप्शन तो उनमें जैसे कि इसके इतने नंबर ऑफ एनिमल्स इसके बच्चे हैं और इतना इनको एक्सटिंक्ट होने का भाई इनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा है तो उस हिसाब से हम उनमें जो रेड लिस्ट है बेसिकली उसमें जो भी कैटेगरी डिवाइड किए गए उसमें सारे स्पीशीज को पुट करते हैं तो ये हम जो बेसिक थिंग्स है वो रिकॉल कर पा रहे हैं इसके रिगार्डिंग तो ये क्या है द एम ऑफ द आयुषियन रेड लिस्ट इज टू कन्वे द अर्जेंसी ऑफ conservation issue to the public and policymaker as well as help the international community to reduce species extinction. It is the world's most comprehensive inventory of the global conservation status of biological species. Number three, the pink pages की बात कर रहे हैं is in this publication include the formerly endangered species. Okay, तो क्या होती है सबसे पहले जो extinct हो चुके हैं वो उसके बाद जो endangered होती हैं वो vulnerable होती हैं डिस्कशन होती है तो ये पूछा जो पिंक पब्लिकेशन है इन दिस पब्लिकेशन इंक्लूड द फॉर्मली क्या पिंक पब्लिकेशन जो पिंक सॉरी पेजेस होते हैं उसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है ये भी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ बाकी देखो ये क्या है वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज नंबर एक तो ये कंजर्वेशन स्टेटस बताती है जहाँ तक मुझे लगता है शायद नहीं क्योंकि बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है कि कंजर्वेशन आई डोंट नो अगर इनडायरेक्टली वे में कंजर्वेशन का स्टेटस रिप्रेजेंट करती हो आई डोंट थिंक आई शुड इंक्लूड इट और नॉट ये हो सकता है नंबर वन एंड नंबर थ्री मे बी कैन बी ट्रू सो आई टू रेफर ओनली टू में हम ये मार्क कर देते हैं तुक्का लगा के Number consider the following statement regarding green status of species. It is a new global standard to measure how
close species is being fully ecologically functional across terrain. Number 8. Number 2, it was launched by UNFCCC. Number 3, it measures how much the species has recovered due to conservation efforts. So I'm not aware about this. So let's move to the next. Consider the following statement regarding the zoonotic disease. अगर हम अपने खुद की बात करें, हमें इसके बारे में जो नॉर्मली क्या आइडिया हो सकता है, वो डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है, बेसिकली हम उनको कौन सी बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। अब इन्होंने 3 चीजें पूछी हुई, देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या पूछा और हम क्या आंसर करेंगे। Zoonotic disease have impacted humankind since the beginning of its association with the animal. Okay. Number 2, increased incidence of zoonotic disease in recent times are direct consequences of large-scale deforestation and encroachment of pristine natural ecosystem. इसका कोई Number 3, out of all the human disease causing pathogen identified so far, only around the 10% of the animal origin. So last third वाला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है उन्होंने कि out of all the human disease causing pathogen identified so far, only around 10% are of animal origin. So actually I'm not aware about this third option, and I'm also not sure whether what can be the, I mean, what I can get up from this, like ये क्या कह रहे हैं कि जब से human associated हैं, beginning of its association with animal, I don't know in what way they are, like, I think I'm not able to apply the logic here कि ये association in the what sense. And number 3, of how deforestation linked with it, and the encroachment, ये तो that can be true, देखो encroachment of something can be true. अब deforestation करेंगे तो animal will be more in the your area, and then maybe come across you. That can be the possibility, I would say. So I will still not give the answer. Question number 5. This is the full statement regarding the anthrax. Okay, the bacteria case anthrax will live in an environment like soil only for a short period of time. Number 1. Number 2, animals like cattle, sheep, goat are more infected to anthrax than human. And number 3, usually it does not spread directly from one infected animal or person to another. I don't think so. Third can be true. Because इन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट जो फॉर्म की है in that way, I'm not sure it would be true. I mean, I think it would be wrong. So let's see the answers. So the first question was about the International Union for Conservation of Nature. As if अगर हम याद कर पा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें देखी थी, हमें से लिस्ट कंसर्न हो गया, हमें ये याद आ रहा था। इसके अलावा जो हमारे पास जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो चीज़ें आ रही हैं। एक होती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, बेसिकली जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है लेकिन जितनी जो कैपेटिविटी में अवेलेबल है, कि जो भी हमने पालतू या पे और कहीं पे भी उसको रखा हुआ है, वहाँ पे कुछ स्पीशीज जो नंबर्स हैं अवेलेबल है, अदरवाइज दे आर कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट। अदरवाइज इसके अलावा एंडेंजर्ड होती हैं, जैसे क्रिटिकल एंडेंजर्ड, जो नंबर ऑफ स्पीशीज के हिसाब से भी हम देखते हैं इसको, क्रिटिकल इंजर्ड होगी, एंडेंजर्ड होगी, वल्नरेबल हो गई, जितने भी नंबर ऑफ स्पीशीज है उसके हिसाब से हम उनको उन कैटेगरी में डालते हैं। इसके अलावा डेटा इनसफिशिएंट भी होते हैं, कि जिसका डेटा हमारे पास सफिशिएंट डेटा है नहीं किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में पुट करने के रिगार्डिंग। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, कि इन्होंने कहा था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट IUCN के रिगार्डिंग। इसमें से फर्स्ट उन्होंने दिया, इट्स मेन एम टू मोबिलाइज द पब्लिक इन सपोर्ट फॉर नेचर कंजर्वेशन, नंबर 1। Number 2, it was involved in establishing the Worldwide Fund for Nature. Number 2. And number 3, it has observer and consultative status at the United Nations. Number 3. So which one is incorrect? This is incorrect, and these two statements are correct. Let's read here a little more broad way. दो चीजें हम इसके बारे में याद रखेंगे। पहली बात कि जो इसका जो भाई वर्ल्ड वाइड जो फंड है उसकी स्टेब्लिशिंग में, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एस्टेब्लिशमेंट एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर
ऑन ये क्या है फॉर नेचर। तो ये दोनों फंड में इस्टेब्लिशिंग में आईयूसीएन का रोल है। इसके अलावा आईयूसीएन को ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस भी है यूनाइटेड नेशन में, ये बात याद रखेंगे। इन्होंने कहा है कि आईयूसीएन डज नॉट एम टू मोबिलाइज, उसका एम नहीं है कोई, aim to mobilize the public in support of nature conservation. So what was main thing in it? ये वर्ड हमें नोटिस करना था, क्या इसका मेन एम है? ऑफ कोर्स नो, इट्स नॉट मेन एम टू okay, I have pen. It's जो मेन एम है, इट्स मेन एम नॉट टू मोबिलाइज पब्लिक इन सपोर्ट। इसके जो एम्स में इंक्लूड है कि मतलब व्हाट इट इज इंक्लूड लाइक एनालाइज करता है, रिसर्च करता है, फील्ड प्रोजेक्ट भी होते हैं, एडवोकेसी एंड एजुकेशन भी होती है। इसके जो मिशन है इन्फ्लुएंस करना, एनकरेज करना, असिस्ट करना सोसाइटी को थ्रू आउट द वर्ल्ड, ताकि वो नेचर को कंजर्व करे और इंश्योर करे कि जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इकोलॉजिकल इक्विटेबल मैनर और सस्टेनेबली यूज हो। ये सब इसके वो हैं। बेसिकली गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है इसके एक्शन, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, अदर स्टेक होल्डर को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द बिल्डिंग पार्टनरशिप, राइट। मेन एम इसका कुछ नहीं है, मेन एम बेसिकली इसका नेचर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल इकोलॉजिकल नेचुरल का इक्विटेबल सस्टेनेबल यूज हो, नेचर कंजर्वेशन हो, बस आई थिंक दैट इज मेन। सो मेन एम तो है कि पब्लिक को मोबिलाइज कर रहे हैं टू वर्क फॉर द नेचर कंजर्वेशन, नॉट एग्जैक्टली द मेन एम, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो वही है, अगर आप इसको यहाँ से देख लें, यूएन में इसका ऑब्जर्वर है, कंसल्टेटिव स्टेटस है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो गया, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर हो गया, इसमें भी आईयूसीएन ने एस्टेब्लिशमेंट में वो किया है, ये जो लिस्ट प्रोवाइड करता है, इसे लिस्ट पब्लिश करता है, तो कंपाइल करता है, पब्लिश करता है रेड लिस्ट को थ्रेटन स्पीशीज पे, जैसे विच एसेस द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीशीज वर्ल्ड वाइड, जिससे उसको क्या मिलता है, कंजर्वेशन की स्टेटस। So here the question number 2 is about the data list of IUCN. What they are asking, the aim of IUCN, number 1, the aim of IUCN data list is to convey the urgency of conservation issue to the public and the policy maker, as well as help the international community reduce species extinction. Number 1. Number 2, it was the world's most comprehensive inventory for the global conservation status of biological species. This can be true, right? Of course. The pink pages in this publication include the formerly endangered species. Number 3. So what is the right statement 3 is the incorrect, where the only 2 is the right statement. इन्होंने क्या कहा है कि जो रेड लिस्ट, इसकी जो रेड लिस्ट होती है ना थ्रेटेंड स्पीशीज की, उनको 1964 में उसको फाउंड किया गया था। नंबर 1, ये क्या है, ये भी बात है कि ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी है ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। जब हम बायोलॉजिकल स्पीशीज को कंजर्वेशन स्टेटस देते हैं तो जो उनकी मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्या है लिस्ट, वो रेड लेटर लिस्ट है। 1964 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, फाउंड किया गया था पहली बार। जो इसका लिस्ट का एम है आईयूसीएन का, क्या है कि अर्जेंसी को कन्वे करता है कंजर्वेशन के इशू रिगार्डिंग पब्लिक को या पॉलिसी मेकर्स को, एज वेल एज इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसकी हेल्प भी करता है एक्सटिंक्शन को रिड्यूस करने में। मान लो भाई इनके पास एक डेटा है, डेटा लेंगे, उसको स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर उसको पब्लिश करेंगे, एंड दे अपनी डेटा जिसको पब्लिश करेंगे, एंड दे विल टेल that these number of species are in the extinction group, these are the vulnerable, they are the endangered, that much protection was needed by that particular species. So they help the policy makers somehow, they help public, and on the conservation issue they इनको एजेंसीज प्रोवाइड करते हैं, कन्वे करते हैं, हेल्प भी करते हैं। इसके अलावा जो पिंक पेजेस है इन द पब्लिकेशन इंक्लूड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। पिंक पेजेस क्या इंक्लूड करते हैं, क्रिटिकल देखो 1964 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। अब इसे हेल्पफुल होता है पब्लिक के लिए भी, पॉलिसी मेकर के लिए भी, सपोर्ट भी करते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को। इसके अलावा जो पिंक पेजेस हैं वो किसके लिए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए हैं। इसके अलावा एज अ स्टेटस चेंज ऑफ द स्पीशीज, एज अ स्टेटस ऑफ द स्पीशीज चेंज, new pages are sent to the subscriber. Number 1, green pages are used for those species that are formerly endangered but have now recovered to a point where they are no longer threatened. राइट, तो ग्रीन पेजेस किसके लिए यूज होंगे, उन स्पीशीज के लिए जो पहले एंडेंजर थे लेकिन अब वो इतना रिकवर्ड हो गई है कि अब वो थ्रेटन नहीं है। तो हम उनके लिए कौन सा यूज करते हैं, बेसिकली ये वाले, ये सब उनके लिए ग्रीन पेजेस यूज करते हैं बेसिकली, जो भी लिस्ट पब्लिश होती है। इसके अलावा पिंक पेजेस हमने देख लिया क्रिटिकल एंडेंजर्ड के लिए। With passing time, the number of pink pages continue to increase. That is, you know what, that is something we need to concern about. पिंक पेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जो स्पीशीज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। आई मीन उनका हम कुछ ऐसा कर रहे हैं भाई, हैबिटेट को लॉस कर रहे हैं या फिर उनकी किसी और चीज को लॉस कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो थ्रेटन है।
So let's move to the next question. Please remember all the information which we have discussed. Okay, this is the same. Green pages for those जो endangered से अब क्या है, threatened नहीं है, पहले endangered थी लेकिन they are recovered now, और now they are no longer threatened. Number one, critically injured के लिए कौन से pink pages है? 1964 में रेड लिस्ट का पब्लिशिंग स्टार्ट हुआ था. एक कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी वाइड है ये इन्वेंटरी, और एक बायोलॉजिकल स्पीशीज के लिए. इसके अलावा पब्लिक है, पॉलिसी मेकर है, उनको भी ये अर्जेंसी कन्वे करता है, हेल्प करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी की टू रिड्यूस एक्सटिंक्शन. ये हम याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 रिगार्डिंग द ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज. सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है कि इट इज अ न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड to measure how close a species is being fully ecologically functional across its range. Number one. Number two, it was launched by the UNFCCC. Number three, it measures how much the species has recovered due to conservation effort. Conservation के effort की वजह से species कितना recover कर चुकी है, उसमें से हमें correct बताना है. तो only two are the correct and statement two is incorrect. यह याद रखिए कि it was launched by UNFCCC. ये क्या है? Wrong है. देखिए, ये एक IUCN की लिस्ट है. ये किसकी लिस्ट है? नॉट द UNFCCC. ये IUCN की लिस्ट है. ग्रीन स्पीशीज स्टेटस ऑफ स्पीशीज जो कि फुली स्पीशीज बिंग फुली इकोलॉजिकल फंक्शन अक्रॉस इस रेंज, जो अब फुली फंक्शन है उसके रेंज के अक्रॉस and recover thanks to the conservation action. So there is nothing new, but this is the only thing that we need to remember, that जो green status of species, the green स्टेटस ऑफ स्पीशीज है वो किसके अंदर है? आयुष्यन के अंदर है. ऑब्जर्वर भी है किसमें? यूनाइटेड नेशन की जो काउंसिल होती है उसमें. इसके अलावा हमने क्या देखा था कि 1964 में उन्होंने रेड लिस्ट पब्लिश करना स्टार्ट की थी. ग्रीन पेजेस में वो होते जो एंडेंजर्ड से क्या हो गए? रिकवर हो गए, नो लॉन्गर थ्रेटन. वे क्रिटिकल एंजर्ड के लिए कौन सी है? पिंक पेजेस है. इसके अलावा हमने देखा था वर्ल्ड वाइड फंड हुआ, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग, पता नहीं वो इसका पूरा नाम क्या था, वो भी आयुष्यन के द्वारा, उसके आयुष्यन में फंडेड हुआ था. उसमें भी उसका रोल है आयुष्यन, उन दोनों के फाउंडेशन में. ओके, तो इफ 4 इज अबाउट द जूनोटिक डिजीज. तो बेसिकली अगर आप ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि इसमें से वन इज द रॉन्ग, तो यू गोना फाइंड आउट दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आउट ऑफ द ओल्ड ह्यूमन डिजीज केजिंग पैथोजेंस, बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं. पैथोजन जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, वायरस हो सकता है, जो अदर ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? इन्फेक्ट कर रहे हैं होस्ट को. आइडेंटिफाइड सो फॉर ओनली अराउंड 10% ऑफ ह्यूमन एनिमल ओरिजिन. क्या सिर्फ जितनी भी जो डिजीज केजिंग पैथोजन है वो अराउंड 10% द एनिमल ओरिजिन है ओनली. ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी. बेसिकली पहली बात तो इन्होंने जूनोटिक डिजीज के बारे में डिस्कस किया है कि क्या है कि जब से बिगिनिंग हुई तब से ही इसके जो बिगिनिंग हुए ना एसोसिएशन ह्यूमंस की विद एनिमल, तब से ही क्या हो रही है? जूनोटिक डिजीज हो रही है, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट थी. सिंस द बिगिनिंग ऑफ इट, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा जो कोई इन्होंने कोई यूनिक सा क्वेश्चन बताया. इट वाज वियर्ड क्वेश्चन, आई वुड से. ये यूनिक नहीं, वियर्ड क्वेश्चन है. आउट ऑफ ऑल द ह्यूमन डिजीज केजिंग पैथोजन, जितने भी जो ह्यूमन डिजीज केजिंग पैथोजन है, बैक्टीरिया हो, फंगी हो या वायरस हो, आइडेंटिफाइड सो फॉर ओवर 60, जितने भी ये हैं वो 60% एनिमल ओरिजिन है. तो ये क्या थी? ये स्टेटमेंट 10% लिखी थी, हम याद रखेंगे वो 60% है. और दिस इंक्लूड ये क्या है? पॉजिटिव फॉर सर्वाइवल ऑन ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक डिजीज, जैसे कि जितने भी आपको लाइफ स्टॉक डिजीज इन्होंने मेंशन की हुई है. ये तो वही है भाई, जो नेचर के साथ हम सब छेड़छाड़ कर रहे हैं उसकी वजह से ये चीज हो रही है. देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू एक्सप्लेन. दिस इज समथिंग ऑन व्हिच दे हैव फोकस, और डेटा इस पर उन्होंने फोकस किया. इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ जूनिटी, ये भी उन्होंने कहा कि हो सकते हैं इनडायरेक्टली तो है ही, कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस तो हैं कि हमने जितना भी जो इम्पैक्ट किया, डिफोरेस्टेशन किया है या इंक्रोचमेंट ऑफ डिस्टेंट नेचुरल सिस्टम इकोसिस्टम किया है, वो भी कहीं ना कहीं रीजन तो है जूनोटिक डिजीज के. तो हम याद रखेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ये क्या कह रहे हैं? एंथ्रेक्स. द बैक्टीरिया दैट किल्स एंथ्रेक्स विल लाइव इन द एनवायरनमेंट लाइक सोइल ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. it would be incorrect. A longer period of time. Animal like cattle, sheep, goat are more infected to anthrax than human. Of course, the animal are more infected by the ये क्या है? Anthrax. Like जो उसके spore formation होती है ना, spore से basically क्या होते हैं? Infected होते हैं animals. Usually it does not spread directly. Of course, ये directly spread नहीं करता है. Infected animal or person to another person. Of course. तो इन्होंने यहाँ पे याद देखो, anthrax क्या है? एक disease caused by Bacillus anthracis. स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्मेशन करता है. जैसे कि बैक्टीरिया की ना अपने अपने रिप्रोडक्शन के वो होते हैं भाई. एक बैक्टीरिया है वो जैसे सिंगल सेल
वो होता है कि भाई सिंगल सेल है, सेल आई थिंक इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होते हैं। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि ये सेल ब्रेक डाउन होती है, दूसरी सेल ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन होगी, ऐसे वो हो गया। इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन भी होती है बैक्टीरिया में, फंगी में भी होती है स्पोर फॉर्मेशन, नो डाउट। और बेसिकली वो क्या करता है, वायरस की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन होता है उसके अंदर, जैसे ये डीएनए होगा या आरएनए होगा, प्रोटीन से सराउंडेड होगा, और जब होस्ट सेल में जाएगा उसकी सेल को अपना होस्ट बना लेगा, कंट्रोल कर लेगा, और वहाँ पे क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा, खुद को रिपीटेशन करेगा उसकी। ये वायरस का काम होता है। बेसिकली जो फंगी होती है वो स्पोर फॉर्मेशन करती है, कुछ बैक्टीरिया भी स्पोर फॉर्मेशन करते हैं कि स्पोर्स में मान लो ये मदर सेल है, ब्रेक डाउन इनटू द अनदर सेल, ये अनदर सेल होगी, फिर इसको पूरा प्रोटेक्ट करेगी, डेवलप करेंगे। और जो स्पोर होता है वो हार्श कंडीशन को भी क्या कर लेता है, सर्वाइव कर लेता है। देखो इन्फेक्टेड अफेक्टेड एनिमल्स क्या आ गए, सच ए कैटल, शिप, गोट, मोर देन ऑफन देन पीपल। पीपल के अलावा ये ज्यादा ऑफन इन्फेक्टेड होते हैं एंथ्रेक्स से। People can get anthrax from contact with infected animal, number one. इनकी वूल से, मीट से और हाइड से। ओके, स्प्रेड कैसे होता है, इट डज नॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन इन्फेक्टेड एनिमल टू द पर्सन और अनदर, इट्स स्प्रेड बाय स्पोर्स से स्प्रेड होता है। दीज स्पोर्स कैन ट्रांसपोर्टेड बाय क्लोथिंग और शूजेज। Gastrointestinal infection in human is most often caused by consuming anthrax infected meat and is categorized by various GI difficulty. Cutaneous anthrax, also known as a Hyde-Porter disease, is the cutaneous on the skin manifestation of anthrax infection in a human. तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि जो एंथ्रेक्स है, बैक्टीरिया नोन एज बैसिलस एंथ्रेक्स प्रोड्यूस करता है स्पोर फॉर्मेशन, डोरमेंट होते हैं, नॉट एक्टिव, that can live in the environment like soil for a longer period, even in the decades. When spores, मतलब मान लो स्पोर, एक स्पोर प्रोड्यूस किया है एक बैक्टीरिया ने, राइट। अब वो इस इन्वायरमेंट में, सोल में एक लॉन्गर पीरियड के लिए एग्जिस्ट करता है। जैसे ही वो एनिमल की बॉडी में जाएंगे, इन्होंने क्या लिखा है, व्हेन स्पोर्स गेट इनटू द बॉडी ऑफ द एनिमल और पर्सन एट प्लेस विच, जहाँ पे वाटर है, शुगर है, अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव ग्रोइंग सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर व्हेन दे बिकम एक्टिव, द बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई, स्प्रेड आउट इन द बॉडी, प्रोड्यूस टॉक्सिन and cause several illness। तो उससे क्या होता है, आई थिंक देयर इज नथिंग, वी हैव सीन इट। सबसे पहले हमने एंथ्रेक्स के बारे में देखा, बैसिलस एंथ्रेक्स की वजह से ये होता है। बेसिकली क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। मान लो ये एक मदर सेल है, ये कोई भी बैक्टीरिया है, एंथ्रेक्स कोई भी बैक्टीरिया है, या फिर जो हम बात कर रहे हैं एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, जो भी इन्होंने नाम दिया था आप देख लें, उसकी वजह से उसने ना एक स्पोर फॉर्मेशन कर दी है, स्पोर फॉर्मेशन कर दी। अब ये यहाँ पे सोइल में अवेलेबल है, स्पोर्सेज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक ये डोरमेंट स्टेट होता है, इनएक्टिव स्टेट में, कंप्लीटली डोरमेंट है ये, ठीक है, इसे कोई एक्टिविटी नहीं करा है, ऐसे कंप्लीट ऐसे पड़ा हुआ है। हीट हो, कुछ भी हो, सोइल में ज्यादा लंबे टाइम तक रह ही सकता है। और जैसे ये किसी एनिमल के कांटेक्ट में आएगा या फिर ह्यूमन के कांटेक्ट में आएगा, तो वहां पे उसकी बॉडी में उसको वाटर भी मिलेगा, अदर न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, तो क्या हो जाता है, ये एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्टिव स्टेट में क्या करेगा, जब एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा खुद को, इसकी मल्टीपल सेल हो जाएंगे, और वो क्या करेगा, वो डिजीज केस करेगा ह्यूमंस में, एनिमल्स में, जिसने भी इसको खाया है। ऐसे ये ऐसी कोई डिजीज नहीं है कि आप डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगी तो फैल जाएगी, लेकिन अगर किसी का मीट कंज्यूम आप कर रहे हैं या फिर स्पोर ही कंज्यूम हो गया आपसे, तो क्या हो गया, आप इन्फेक्टेड हो जाओगे इससे। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि भाई जितने भी जूनोटिक डिजीज है, यानी कि जो एनिमल की वजह से ह्यूमंस को होती है, जूनोटिक डिजीज बोलते हैं उसकी, लगभग जो ये है ना, फंगी हो गया, पैथोजन है, पैथोजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया हो गया भाई, वायरस हो गया, फंगी हो गया, ये जितने भी पैथोजन है लगभग ये 60% क्या थे, ह्यूमन ओरिजिन थे। जो भी जूनोटिक डिजीज ह्यूमन को हो रही है, उसका जो 60% ओरिजिन ऑफ पैथोजन क्या है, एनिमल ओरिजिन है, ये हमने देखा। इसके अलावा हमने क्या देखा, अनदर क्वेश्चन आईयूसीएन के रिगार्डिंग हमने देखा, आईयूसीएन ऑब्जर्वर का स्टेटस है यूनाइटेड नेशन असेंबली में, ये हमने देखा। 1964 में रेड लेटर लिस्ट पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी, एनालिसिस होता है, फिर उसको पब्लिश किया जाता है, उसकी जो लिस्ट है, जैसे लिस्ट कंसर्न हो गया, वल्नरेबल हो गया, उसके अलावा एंडेंजर्ड हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ये सारी हैं। ग्रीन पेजेस कौन से हैं, जो कि भाई पहले एंडेंजर्ड थी बट अब दे आर आउट ऑफ थ्रेटन, मतलब अब थ्रेटन नहीं है, वो ग्रीन पेजेस में होता है। पिंक पेजेस में हम कौन सी स्पीशीज को मेंशन करते हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज जो होती है उसको हम क्या करते हैं, पिंक पेजेस में रेफर करते हैं, मतलब पिंक पेजेस होते हैं उनके लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके, let's wind up here. We will let's meet see you in the next PPT.